हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूर्या लॉ अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारे पास यूनाइटेड किंगडम से है। यहाँ के पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है उन लोगों के लिए जो बेहद खतरनाक रूप से टर्मिनली इल हैं और जिनकी लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने के कगार पे है। तो एक्चुअली अगर कोई पर्सन ऐसी बीमारी को फेस कर रहा है जैसे कैंसर या ऐसी कोई खतरनाक बीमारी जहाँ से उसका बाहर निकलना अब नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, और उसके पास केवल 6 महीने उससे कम समय बचा है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी पेन और सफरिंग से आज़ाद कराने के लिए जो बिल है वो पास किया गया है। तो एक्चुअली इट्स अ, यू कैन से, राइट टू डाई वंस। ठीक है। तो यहाँ पर एक आप जो पर्सन है जो इस तरह से बीमार है, आप देख सकते हैं कि वो रिक्वेस्ट करेगा और उस रिक्वेस्ट को 2 डॉक्टर्स और एक जज साइन करेंगे तो उस पर्सन को राइट टू डाई जो है अधिकार मिल जाएगा। इंडिया के केस की बात करें तो इंडिया में आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू लाइफ तो देता है लेकिन राइट टू डेथ नहीं देता, ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए सुसाइड अलाउड नहीं है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू लाइफ देगा लेकिन राइट टू डेथ नहीं देगा। इंडिया में आपको याद रखना है कि पैसिव एथनीसिया अलाउड है। ठीक है। सो पैसिव एथनीसिया जो है उस केस में क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है जो टर्मिनली इल है, अगर उसका हमारे पास अगर पैसिवली उसकी डेथ हो सकती है, तो यहाँ पर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 2018 में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है वो एक व्यक्ति का अधिकार है। देखिए, जब भी बात आती है एथनीशिया की, ठीक है, तो एक चीज याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस इंडिया में रहा है। वो कौन सा केस है वो मैं आपको बता दूं, अरुणा शॉनबाग का केस। ये एक नर्स थी मुंबई के अंदर। ठीक है। सो मुंबई महाराष्ट्र में एक नर्स थी और आफ्टर द सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, इनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वेजिटेटिव स्टेट में ही चली गई। मतलब आप ये समझिए कि ये अपनी कोई बॉडी जो है वो मूव नहीं कर सकती थी। कोमा कह लीजिए आम सरल भाषा में। तो ये कोमा में चली गई और 41 साल, 41 ईयर से ज़्यादा इन्होंने लाइक जो है इसी स्टेट में जो है अपनी ज़िंदगी बिताई, मतलब कोमा में। आप समझ के चलिए कि इनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसके ऊपर काफ़ी बार डिबेट हुई। तो एक हिस्टोरिक केस यहाँ पर रहा। लेकिन आपको थोड़ा सा यूके के बारे में पता होना चाहिए कि यूके की पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक आपको पता है कि इंडिया में जो है वो रिलेटेबल है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लॉज जो हैं वो यूके से ही लिए गए हैं। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की जब मैं बात करता हूँ तो यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है, ये हमारे पास, और आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड एंड वेल्स आइलैंड। ठीक है। तो ये सब एरिया जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो आई गेस आपको एक क्लैरिटी हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्राइम मिनिस्टर याद रख लेना, इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कियर स्टारमर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं और मोनार्क कौन है यूके के, चार्ल्स द थर्ड। तो ओके, नेक्स्ट हमारे पास 40 ईयर्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो हमारे पास हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़े इंडस्ट्रियल ब्लंडर्स में से एक कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर क्या था कि लगातार सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर किया गया। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लगातार इग्नोर करने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि एक प्लांट था यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी का, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी थी अमेरिका की। इसका एक प्लांट था भारत में भोपाल के अंदर जो पेस्टिसाइड बनाता था, और यहाँ से इन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर किया और एक गैस लीक हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से लगभग 18,000, 3500 तो लगभग उसी दिन, और उस 15,000 आने वाले कुछ सालों में लोगों की डेथ हुई। ये तो सरकार बता रही है, लेकिन कहा जाता है कि एक्चुअल आंकड़ा जो है उससे कहीं ज़्यादा है। और दुख की बात यह है स्टूडेंट्स कि जो इस गैस लीक के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन था, वॉरेन एंडरसन, ठीक है, वो इंडिया से भाग जाता है। वो समय इंडिया में ही होता है, लेकिन हमारी जो उस समय की जो गवर्नमेंट है, तत्काल गवर्नमेंट, उसको कहीं ना कहीं मदद करती है कि वो यहाँ से निकल जाए, और वो यहाँ से निकल जाता है और कभी फिर वापस नहीं आता। और अल्टीमेटली जो भोपाल की कोर्ट है वो यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कसब महिंद्रा को कन्विक्ट ठहराती है, सिर्फ 2 साल की जेल होती है। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जिसने हजारों जिनकी निग्लिजेंस की वजह से हजारों लोगों की डेथ हुई, उनको कोई बड़ी बड़ी पनिशमेंट नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लॉ का फेलियर कंसिडर किया जाता है इंडियन हिस्ट्री का। यूनियन कार्बाइड ने केवल $470 मिलियन ही कंपनसेशन में पे किए, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था, जो कि बेहद बेहद कम है। अगर आप अगर आप यहाँ वेस्टर्न लॉ से कंपैरिजन करें तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट की इनकम्पेटेंसी को कहीं ना कहीं शो करती है, वो क्या
कि पिछले 40 साल से जो टॉक्सिक वेस्ट था इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का, ये यहीं का यहीं हमारे पास देखने को मिला, इसको कहीं भी मूव नहीं किया गया था। तो फाइनली उस टॉक्सिक वेस्ट को जो हमारे पास हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर पर यहाँ से डिस्पोज ऑफ किया गया है 230 किलोमीटर। तो 40 साल से ये जो वेस्ट था टॉक्सिक वेस्ट यहीं पड़ा हुआ था। ओके, तो ये सारी न्यूज़ आई गेस आपको क्लियर होगी। इसमें आप याद रखेंगे कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है उसका नाम याद रखिएगा। ये गैस को लेकर कई बार पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, जीडीपी बेस ईयर। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक क्राइटेरिया होता है, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम किसी कंट्री की इकोनॉमी को जज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, उसके बाद चाइना का नंबर आता है, ठीक है। तो ये सब हम किस बेसिस पर जज करते हैं? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने एक चीज और सुनी होगी कि इंडिया लेट से 2024 में इस रेट से ग्रो किया। 2024 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था लेट से 6% था, लेट सपोज। तो ये 6% किसका? तो 2023 में और 24 में जो ग्रोथ हुई है हम उसको कंपेयर करते हैं, लेकिन जो प्राइसेस हम यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हम यूज करते हैं, तो हम बेस ईयर वाले यूज करते हैं। तो पहले अभी बेस ईयर जो चल रहा था वो 2011-12 से चल रहा था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है 2022-23। यानी कि अब जीडीपी कैलकुलेशन में जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, इसको आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट जो होगा विद पैसेज ऑफ टाइम उसका प्राइस बढ़ता है ईयर बाय ईयर, लेकिन हम कैलकुलेशन जीडीपी कैलकुलेशन करते समय जो प्रोडक्ट के प्राइसेस को कंसीडर करेंगे, जीडीपी कैलकुलेट करते समय जो प्रोडक्ट के प्राइसेस को कंसीडर करेंगे वो 2022-23 वाले प्राइसेस होंगे। ये कुछ इस तरह से आप समझिए आसान शब्दों में। तो बेस ईयर इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर जीडीपी कैलकुलेशन टू कंपेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर अ टाइम बाय एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन का मतलब वही कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो प्राइसेस 2022-23 वाले यूज करेंगे ताकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। सो अब ये जो 2011-12 है वो बेस ईयर नहीं रहेगा। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक लाइबिलिटीज के लिए, रियलिटीज के लिए हम कौन से ईयर को बेस ईयर जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। अच्छा, जीडीपी को लेकर अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा पैरामीटर कंसीडर किया जाता है कि हमारे पास किस किस लेवल पर आपकी देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और उससे भी अच्छा कैलकुलेशन होती है जीडीपी पर कैपिटा से। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब कि पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति जीडीपी का कितना हिस्सा, ठीक है, हमारे पास निकल कर आता है। तो पर कैपिटा जीडीपी में इंडिया जो है वो बहुत पीछे है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जो इंडिया है जीडीपी पर कैपिटा में वो काफी ज्यादा पीछे, भले ही इंडिया टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है। नेक्स्ट हमारे पास पोश एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की है फॉर द इफेक्टिव कंप्लाइंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसको पोश एक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, वर्क प्लेस जहां पर वुमेन्स काम करती हैं उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उसके लिए एक्ट हमारे पास काम करता है। पहला सवाल तो यही हो गया कि वुमेन्स को वर्क प्लेस पे प्रिवेंट, सेक्सुअल हरासमेंट से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्ट काम करता है? सो दैट इज पोश एक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे पास गवर्नमेंट के कुछ पर्टिकुलर क्लॉजेस होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं। जैसे सेक्शन 4 क्या बोलता है कि एवरी एम्प्लॉयर टू कंस्टिट्यूट आईसीसी। तो व्हाट इज आईसीसी? दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। हर एक एम्प्लॉयर को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना जरूरी है, जो कंप्लेंट रिसीव करेगी, इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और एक्शंस रेकमेंड करेगी जब भी कोई वुमेन के तरफ से कंप्लेंट फाइल की जाएगी। ओके, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन इशू की हैं और कहा है कि पोश एक्ट को इफेक्टिवली हमारे पास इंप्लीमेंट किया जाए थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि कुछ जगहों पर ये सिर्फ नाम का एक्ट है, अभी तक इसके ऊपर प्रॉपरली एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। नेक्स्ट हमारे पास जीआई टैग टू साड़ी। तो गढ़चिरौली जो हमारे पास एक फेमस साड़ी है, ठीक है, गुजरात से, उसको जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? जीआई टैग का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जब लोकेशन स्पेसिफिक हो, लोकेशन स्पेसिफिक जो वहीं से मिलेगा। जैसे टेक द एग्जांपल, जैसे सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें एक बनता है कि आपने सुना होगा कि बनारसी सिल्क साड़ी। तो सिल्क साड़ी आपको वर्ल्ड में काफी जगह मिल सकती है, लेकिन जो बनारस, जब मैंने वर्ड यूज कर दिया बनारस सिल्क साड़ी, तो आपको वाराणसी से मिलेगी, ठीक है। वो एक हमारे पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेस्ड एक प्रोडक्ट है। उसी तरह से जैसे वर्ल्ड का जो
हमारे पास एक बहुत अच्छा टी कंसिडर किया जाता है, दार्जिलिंग की टी कंसिडर की जाती है। तो इंडिया में जो पहला जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। दार्जिलिंग का है वेस्ट बंगाल में। तो ये जो दार्जिलिंग टी है, ऐसा तो है नहीं कि आपको असम से मिल जाएगी। असम टी का टेस्ट अलग होगा, दार्जिलिंग टी का टेस्ट अलग होगा। तो यहाँ पर इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मिलने से मायने ये निकलते हैं, इसका कहने का अर्थ ये है कि ये प्रोडक्ट जो है एक लोकेशन स्पेसिफिक है। ये प्रोडक्ट आपको इसी लोकेशन से वर्ल्ड वाइड ओरिजिनल मिलेगा। इसके अलावा पूरे विश्व में ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, इससे बेटर या इससे कम हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वैलिड कितने, फिर इसको रिन्यू कराया जा सकता है। ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई, चेन्नई में हमारे पास एक एंटिटी है जो ये अप्रूव करती है। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं कि इंडिया में तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा ये टैग दिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग कौन प्रोवाइड करता है? सो इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको आपके प्रोडक्ट को जीआई टैग चाहिए तो वो देगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पर जो जीआई टैग है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है हमारे पास किससे रिलेटेड? ट्रेड से रिलेटेड। और इसके लगभग हमारे पास पहले तो इसका हेडक्वार्टर लिख देता हूँ, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके लगभग हमारे पास 166 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, 1995 में 1 जनवरी 1995 में ये बना था। ठीक है, और ट्रेड्स के रूल एंड रेगुलेशन ये फाइनलाइज करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग जो है वो इस एंटिटी के द्वारा दिया जाता है। तो 166 इसके मेंबर कंट्रीज हैं WTO की जब मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। देखो बच्चों, वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है सहारा। अब ये सहारा डेजर्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? अफ्रीका में। दिक्कत ये है कि ये जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड का मतलब बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? देखो, जो डेजर्ट है वो आसपास के एरिया में स्प्रेड आउट होता है विंड के थ्रू, और वहां की मिट्टी को भी वो एक तरह से डैमेज करता है, और धीरे 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 डेजर्ट का जो एरिया है, जो टोटल डेजर्ट का एरिया है वो बढ़ता जाता है। एरिया लगातार इंक्रीज होता जाता है। इसको रोकने का सोल्यूशन क्या है? इसको रोकने का सोल्यूशन क्या है कि आप एक दीवार बनाइए, लेकिन ये दीवार ईंटों की नहीं होगी। ये दीवार किसकी होगी? ट्रीज की। और इस ट्रीज की जो दीवार होगी उसको हम कहेंगे ग्रीन वॉल। तो इस ट्रीज की दीवार को हम क्या कहेंगे? ग्रीन वॉल। तो यहां पर आप देखिए कि इंडिया ने शोकेसेस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट एट COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 थी हमारे पास, ये एक मीटिंग थी बेसिकली, जो कि हमारे पास किसको लेकर थी? यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस थी, ये हमारे पास कहां पर हुई? तो मैं आपको ये बता दूं, कैली कोलंबिया में। ठीक है, COP16 अभी रिसेंटली कहां हुई है? कैली में। ठीक है, कैली कोलंबिया में ये मीटिंग अभी फाइनलाइज हुई। और वहां पर इंडिया ने क्या कहा, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके प्रॉपरली लिख देता हूँ। कैली, इट्स वन ऑफ द सिटी इन कोलंबिया। सो ये जो मीटिंग थी ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के रूप में इसको जाना जाता है। सो ये यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई हमारे पास कैली कोलंबिया में, जहां पर इंडिया ने क्या कहा कि भाई हम अपनी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडिया में ग्रेट थार डेजर्ट है, ठीक है, और जो बाकी का जो डेजर्टेड एरिया उसको आगे बढ़ने से रोकना। सो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसमें 5 किलोमीटर का बफर एरिया बनाया जाएगा अराउंड अरावली हिल रेंज इन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली। ठीक है, ये अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जैसा कि मैंने बताया, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। देखो, अरावली माउंटेन रेंज की जब बात हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, अब ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होती हैं? जब दो हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती है तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। इंडिया
के अंदर वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम देखने को मिलेगा, दैट इज अरावली। ठीक है, तो लेकिन अब इसकी हाइट ज्यादा नहीं रही क्योंकि हजारों सालों से इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है। लेकिन आपको याद रखना है कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम अरावली रेंज है, जिसका टॉलेस्ट पॉइंट है गुरु शिखर, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। तो यहाँ पर बात हो रही है डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। सो बी आर अम्बेडकर जी की मैं बात करूं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट के रूप में इनको याद किया जाता है। सो बी आर अम्बेडकर जी जो है, उनका जन्म हमारे पास हुआ था 14 अप्रैल को हमारे पास महो मध्य प्रदेश में। ठीक है, 14 अप्रैल इनका जन्म होता है। ठीक है, 1891 में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? महो मध्य प्रदेश। ठीक है, बाद में इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया था। ठीक है, सो बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट थे, जूरिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, याद रखना है, फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस लॉ एंड जस्टिस, वो कौन थे? हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर उस समय अगर कोई सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो वो यही थे। ओके, इनकी जो रेस्टिंग प्लेस है उसको चैतन्य भूमि के नाम से जाना जाता है। कई सारी पार्टीज इन्होंने बनाई। इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है 6 दिसंबर को, उसको ऑब्जर्व किया जाता है एज महापरिनिर्वाण दिवस। अब ये क्यों भाई? इसका रीजन क्या है? रीजन समझिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने डेथ से कुछ समय पहले जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, इन्होंने जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, तो कहीं ना कहीं उसी चीज को, तो टर्म जो महापरिनिर्वाण है स्टेम्स फ्रॉम बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी से ही ली गई है। ठीक है, सिंबलाइजिंग लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड मार्किंग द मोस्ट सेक्रेड डे इन द बुद्धिस्ट कैलेंडर। ओके, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने आखिरी दिनों में जो है वो बुद्धिज्म को बना लिया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और हमारे पास आजादी से पहले इन्होंने जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनके लिए काफी कुछ किया। जैसे 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर चलाया ताकि डिप्रेस क्लास की जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस किया जा सके। साथ ही 1936 में इन्होंने लेबर की हेल्प करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी स्टार्ट की। ठीक है, कई सारी चीजें उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ की जिससे समाज की जो डिप्रेस क्लास है उनको हेल्प की जा सके। एक चीज और मैं हमें बताना चाहूंगा, 1990 में 1990 में एक बात याद रखेंगे कि इनको पोस्टमसली, मरणोपरांत हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टमसली, तो यहाँ पर भारत रत्न जो है उससे सम्मानित किया गया, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो हमारे पास नागालैंड का एक सबसे बड़ा फेस्टिवल एक कंसिडर किया जाता है, और ये हमारे पास 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्टेटहुड डे भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, जो कि हमारे पास हॉर्नबिल बर्ड के नाम पर है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे बन जाता है कि हॉर्नबिल बर्ड के नाम पे फेस्टिवल तो बना रहा है कौन? नागालैंड। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का भी ये एक स्टेट बर्ड है और केरला का भी स्टेट बर्ड है। ठीक है, तो काफी फेमस है इंडिया में हॉर्नबिल, ये चीज आप याद रखेंगे। और नागालैंड में आपको देखने को मिलेगी कोनियाक ट्राइब। ये इंडिया में देखो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, काफी सारी ट्राइब्स हैं, लेकिन कोनियाक ट्राइब जो है वो बहुत फेमस है अपने हेड हंटर्स के लिए। ये क्या करते हैं, ये लाइक गर्दन काट देते हैं अपने एनिमी की और उसको अपने घर के बाहर लटका देते हैं। ठीक है, सो नागालैंड के अंदर 17 मेजर ट्राइब्स हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे फेमस ट्राइब है कोनियाक ट्राइब। तो थोड़ा सा याद रख लेना कि हमारे पास कोनियाक ट्राइब भारत के किस स्टेट से सब्जेक्टेड है, सो दैट इज सब्जेक्टेड टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर है, उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल लॉन्च किया है, दैट इज MuleHunter.ai। ये क्या करेगा? म्यूल बैंक अकाउंट्स को और डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए काम करेगा। म्यूल बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं? जो जनरली क्या करते हैं कि जो हमारे पास फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गरीब लोगों से उनकी इंफॉर्मेशन और डिटेल लेकर उनके नाम पर अकाउंट खुलवा देते हैं और उन अकाउंट्स का यूज इलीगल एक्टिविटीज के लिए आगे फर्दर किया जाता है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हमारे पास आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह बनवा कर, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके आप अकाउंट खुलवाओ और उन अकाउंट्स को इलीगल कामों के लिए यूज करो, क्योंकि उनका एक्सेस आपके पास है। तो दे आर नोन टू बी द म्यूल बैंक अकाउंट्स, और उनको डिजिटल फ्रॉड्स में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो म्यूल अकाउंट्स यूज बाय द क्रिमिनल फॉर इलिसिट लॉन्ड्रिंग ऑफ द फंड्स, दे आर ऑफन ओपन्ड बाय अनसस्पेक्टिंग individuals who offer their bank accounts for fee, making the detection difficult. सो इसको बनाया किसने है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनोवेशन हब ने, होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। देखो आरबीआई की जब मैं बात करता हूँ, आरबीआई इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आरबीआई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। सो आरबीआई हमारे पास ऑल दो एग्जिस्टेंस में आया था 1 अप्रैल 1935 अंग्रेजों के समय पे, बाद में इसको नेशनलाइज किया गया। हमारे पास 1949 में इसकी नेशनलाइजेशन हुई। अभी आपको याद रखना है कि आरबीआई में सबसे बड़ी पोजीशन होती है गवर्नर की। तो राइट नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हु इज द गवर्नर? संजय मल्होत्रा। याद रखेंगे, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? संजय मल्होत्रा, ठीक है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात कर रहे थे, तो आपको मैं बता दूं कि जो आरबीआई का कंसेप्ट था, ठीक है, हमारे पास हिल्टन यंग कमीशन ने जिसने रिकमेंडेशन दी थी, उसने कहाँ से लिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बुक लिखी थी, उनके द्वारा एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन इट्स सोल्यूशन। इस बुक से आरबीआई का जो कंसेप्ट है वो लिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक के ऊपर, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन इट्स सोल्यूशन किसने लिखी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट हाइपर लूप ट्रैक। तो बच्चों इंडिया का पहला हाइपर लूप ट्रैक बन गया। सवाल ही उठता है हाइपर लूप है क्या? ये फ्यूचर का एक नया ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होगा जो कैप्सूल के टाइप होगा, ठीक है। तो आपने बचपन में एक चीज सुनी होगी, वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो कहीं ना कहीं ये उस क्राइटेरिया पे, उस सिस्टम पे बेस कंसिडर किया जाता है। तो इंडिया का जो पहला हाइपर लूप ट्रैक है उसकी टेस्टिंग हुई है, 410 मीटर का एक ट्रैक टेस्ट किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। आईआईटीज इंडिया के प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कंसिडर किए जाते हैं, और सबसे पहली आईआईटी जो इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी दैट इज आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, वेस्ट बंगाल, सबसे पुरानी आईआईटी है। लेकिन अभी ये हमारे पास कारनामा करके दिखाया आईआईटी मद्रास ने, और ये फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं इंडियन कंडीशन में क्या हाइपर लूप चल पाएगा। इंडिया का पहला हाइपर लूप जो बनेगा वो मुंबई से पुणे के बीच में बनेगा, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होगी, कहा जा रहा है कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ये अटेन कर सकता है, ठीक है। सो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी अगर ये ऐसा बन पाया। तो आपको पता होगा कि जो बुलेट ट्रेन है उसके ऊपर तो काम चल ही रहा है, ठीक है, इंडिया की जो बुलेट ट्रेन है, लेकिन ये बुलेट ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होगा और फ्यूचरिस्टिक होगा। तो ये एक नई नई तरह की हमारे पास जो है वो चीज़ होगी। जो इंडिया की बुलेट ट्रेन है वो भी याद रखना कहाँ से कहाँ तक बन रही है, वो भी मुंबई से बन रही है, लेकिन मुंबई से अहमदाबाद। तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो बुलेट ट्रेन है इंडिया की, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहा जा रहा है इसको, मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, और यू कैन से द बुलेट ट्रेन। सो बुलेट ट्रेन बन रही है इन दो स्टेशन के बीच में, लेकिन इंडिया का जो पहला हाइपर लूप बनेगा दैट इज बिटवीन मुंबई टू पुणे। सो ये कुछ एक पॉइंट है जो आपने याद रखने। नेक्स्ट हमारे पास लोक अदालत, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, ठीक है। अब पहली बात तो आपको मैं रिकॉल करा दूं नालसा के बारे में, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया के अंदर। इसका काम होता है लीगल एड प्रोवाइड करना टू द पुअर, ठीक है। 9 नवंबर 1995 में नालसा को एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड लीगल एड टू द पुअर। और याद रखिएगा इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं वो हमेशा सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इसके हमारे पास एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। जैसे राइट नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बी आर गवई जी इज द करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा हाईलाइटेड दैट 7 करोड़ 70 लाख केसेस रिजॉल्व थ्रू लोक अदालत, ठीक है। लोक अदालत के थ्रू जो 2024 में केसेस सॉल्व हुए 7 करोड़ से ज्यादा है, बहुत बड़ा नंबर है। सो एनएलए हमारे पास नेशनल लोक अदालत जो लगी थी उनके द्वारा ये चीज हुई। तो एनएलए लोक अदालत है जो सिंगल डे थ्रू आउट द कंट्री हमारे पास लगती हैं, और ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है।
जहां पर सिविल और क्रिमिनल पेंडिंग केसेस को हमारे पास सेटल कर दिया जाता है। एक बात याद रखना, इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है विद नो अपील। लोक अदालत के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिसीजन इज डीम्ड फाइनल एंड बाइंडिंग विद नो अपील। तो इनको हमारे पास लीगल स्टेटस दिया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की पहली लोक अदालत 1982 में लगी थी जूनागढ़ गुजरात में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप याद जरूर रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2024। सो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड अनाउंस कर दिया 2024। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप नाम से आइडिया लगा सकते हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर काम करने वाली एक एजेंसी है और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो यूएन के अंडर आती है उन सबको मैनेज आउट करती है। ठीक है, और कहाँ से मैनेज करती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनईपी का? कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पूछ ले जाते हैं, नैरोबी में, जो कि एक थोड़ा सा हटके, यूएन के ज़्यादातर हेडक्वार्टर आपको यूरोप में मिलेंगे, लेकिन ये आपको मिलेगा नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? नैरोबी इज इन केनिया। ठीक है, सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो इंडियन इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को मिला है। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। सो ही इज रिनोन्ड फॉर हिज वर्क इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द इंडिया। सो जो वेस्टर्न घाट रीजन है इंडिया के, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी हद तक काम किया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक तरह से कंसिडर किया जाता है वेस्टर्न घाट, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए। सो यूएनईपी समटाइम्स यूजेस अल्टरनेटिव नेम यूएन एनवायरनमेंट। तो कई बार यूएनईपी को यूएन एनवायरनमेंट भी हम बोल देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हेडक्वार्टर आपको नैरोबी कीनिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, 1972 में हमारे पास ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एग्जिस्टेंस में आई थी। नेक्स्ट, विलो चिप। अब गूगल की बात हो रही है, तो गूगल बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। लगभग कहा जा रहा है कि 2024 के अंदर गूगल का जो प्रॉफिट था वो $100 बिलियन था। आप सोच के देखिए कितना हुमंगस अमाउंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना ज़्यादा प्रॉफिट इसने अटेन किया। सो गूगल जो है वो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, अमेरिका से है, जो टेक्नोलॉजी, सर्च इंजन, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, बहुत चीज़ों पे काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अब उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की है, वो क्या? उसने हमारे पास एक क्वांटम कंप्यूटर फीचरिंग चिप इंट्रोड्यूस की है, कोल्ड विलो नाम की चिप। ये चिप जो है आज के सभी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, सो ये यूज़ करती है सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट्स। तो ये चीज़ याद रखना, जो ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो चिप है वो कितनी कैपेबल है वो इस तरह से पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम को, हमारे पास उन प्रॉब्लम्स को 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकती है, जिसको आज के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने में 10 सेप्टिलियन ईयर्स, 10 सेप्टिलियंस का मतलब 10⁻25 ईयर्स लगेंगे कंप्लीट करने में। तुम सोच लो कि कितनी तेज होगी ये चिप। तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो प्रोसेस है वो बिट्स का इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटिंग 0 और 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करते हैं क्यूबिट्स का। प्लीज ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करते हैं क्यूबिट्स का। तो ये क्वांटम कंप्यूटर बेस्ड एक चिप बनाई है विलो। ठीक है, और फाउंडर हमारे पास आपने सुना ही होगा, गूगल के लैरी पेज और सर्जी ब्रिन थे, लेकिन राइट नाउ हमारे पास गूगल के जो सीईओ हैं वो इंडियन ही है, सुंदर पिचाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। तो ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट आई है और मलेरिया के केसेस अब भी बढ़ते जा रहे हैं, और अफ्रीकन रीजन में 94% ग्लोबल मलेरिया केसेस देखने को मिल रहे हैं। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है। तो याद रखना, यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया नहीं, यहाँ पे पैरासाइट है। ठीक है, लेकिन ये पैरासाइट ह्यूमंस में एंटर कैसे करता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जब ह्यूमन को बाइट करती है तो अपने साथ वो पैरासाइट कैरी करती है और उस पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में सेंड कर देती है। ठीक है, वो पैरासाइट जो है लीवर तक जाता है, वहां पर मैच्योर करता है और अल्टीमेटली ब्लड सेल्स को इम्पैक्ट करता है। तो मलेरिया बहुत ही डेडली डिसीज है, लेकिन इंडिया ने टारगेट रखा है कि अपने आप को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करेगा। ठीक है, बाय 2030। तो ये भी एक अच्छा सवाल बन जाता है कि इंडिया ने कौन से ईयर में, ठीक है, अपने आप को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करने का टारगेट रखा है। क्लियर? सो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक लास्ट इसमें मैं आपको सवाल बता देता हूँ कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल ऑब्जर्व्ड एज
वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, दैट इज जस्ट टू रिकॉग्नाइज द ग्लोबल एफर्ट्स टू कंट्रोल मलेरिया। नेक्स्ट हमारे पास फाइड वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी चेस की, ठीक है। फाइड नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे क्रिकेट को आईसीसी कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे जो फाइड एजेंसी है वो इसको कंट्रोल करती है। खास बात क्या रही कि 18 साल के गुकेश डोमराजू जो कि इंडिया से हैं, इन्होंने चाइना के डिन लेरैन को हराया और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन बन गए हैं, ठीक है, वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन बन गए हैं। ये एक ग्रैंड मास्टर थे 12 साल की एज से, लेकिन अब ये चेस चैंपियन बन चुके हैं। और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन 1924 से चेस इवेंट्स करा रही है और इसका मोटो है, ठीक है, वी आर वन फैमिली। ग्रैंड मास्टर जो होता है वो चेस के अंदर एक टाइटल होता है, रैंकिंग होती है बेसिकली प्लेयर की। एक बार किसी को एक टाइटल मिल गया तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए उसके लिए वो वैलिड रहता है। ओके, सो आई गेस ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर आपको हो गए होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इम्पीचमेंट मोशन, ठीक है, इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट हाई कोर्ट जज, ठीक है। इम्पीचमेंट हट का मतलब यहाँ पर बेसिकली किससे है कि जज को हटाना, ठीक है। सो थोड़ा सा इसमें ना आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। सो इम्पीचमेंट प्रोसेस एंड द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। सो मोशन राज्यसभा में आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भारत में जजेस को हटाने के लिए जो प्रोसेस है वो बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हमारे पास हाई कोर्ट्स के जज हैं, ठीक है, आर्टिकल 218 उसको लेकर डील करता है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, जज को 2 ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो इम्पीच किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब होता है अनएथिकल तरीके से काम करना, ठीक है, ऑल्दो उसकी कहीं प्रेफर्ड प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, याद रखिएगा कि जज को किस किस बेसिस पर जो है इम्पीच करने का प्रोसीजर चलाया जा सकता है। सो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड द सेकंड वन इज इनकैपेसिटी। ऑल्दो इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कहीं भी नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं इनकैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर वो मेंटली और फिजिकली सही स्टेबल नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है, और एथिकली और उसने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से हटकर काम किया, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर आपने इम्पीचमेंट का मोशन स्टार्ट करना है, इम्पीचमेंट का मोशन हटाने का मोशन स्टार्ट करना है, अगर आप लोकसभा में करना चाहते हैं तो 100 मेंबर्स जो हैं वो राइटिंग में लिख कर देंगे मिनिमम, लोकसभा में अगर आपने स्टार्ट करना है। अगर आप राज्यसभा में स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 50 मेंबर्स जो हैं वो राइटिंग में लिख के देंगे कि हाँ इस जज को हटाने का प्रोसेस जो है वो शुरू करो। फिर स्पीकर या चेयरमैन जो है उस मोशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो मोशन एक्सेप्ट हो जाता है तो एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी बैठती है जिसमें हमारे पास जनरली 3 मेंबर हो जाते हैं, और उस इंक्वायरी कमेटी को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करने को कहा जाता है। फिर वो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट प्रिपेयर करके हाउस को सबमिट करती है, फिर दोनों हाउस से बिल पास होके प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाता है, फिर तब जाकर जज को हटाया जा सकता है। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में हमारे पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जज को इस तरह से इम्पीच किया गया हो, ठीक है। सो आपको मैंने बता दूं फिर से कि एक जज को इम्पीच करने के लिए मोशन स्टार्ट करने की कोशिश की गई राज्यसभा में। while the constitution does not use the word impeachment, it is colloquially used for to refer the proceeding under article 124 for the removal of supreme court judge, article 218 for the removal of high court judge, और proved misbehavior incapacity हमारे पास ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर कहाँ किसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है, तो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत प्रोसीजर याद रखेंगे रेगुलेट किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। तो भाई यूएसए ने एक नया हमारे पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो तैयार कर लिया है डार्क ईगल के नाम से। यूएसए के पास कई सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि इनका एक बहुत फेमस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है थार्ड, जो इन्होंने इसराइल को दिया हुआ है और साउथ कोरिया को दिया हुआ है। पेपर में कई बार इसको लेकर सवाल पूछा गया है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड
एरिया डिफेंस सिस्टम। सो ये यूएसए का एक डिफेंस सिस्टम है जो वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज राइट नाउ यूज कर रही है, लेकिन अब यूएसए ने उससे भी एक एडवांस सिस्टम बना लिया, थर्ड से भी एडवांस, दैट इज नोन टू बी डार्क ईगल। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं मैं, ऐसा यूएस को करने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा यूएस को करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वर्ल्ड में इस समय सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये है, रशिया के S-400 और S-500, S-400 और 500। तो ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं यूएसए के लिए चैलेंज थे। तो यूएसए ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पर स्पीड होती है मैक 17। मैक 17 का मतलब ऑलमोस्ट 17 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये हाइपरसोनिक है, ठीक है, तो वो अपने आप में बहुत फास्ट है। अच्छा, एक जाते जाते क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए रशिया से S-400 बाय किया हुआ है। तो इंडिया के पास कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे एडवांस इस समय है, तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट हमारे पास हेंडरसन डॉक्ट्रिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट में हेंडरसन डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन किया एज नेचुरल कॉरलेरी टू द इंडियन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूटा। तो ये हमारे पास समझने की कोशिश कीजिए। ये हेंडरसन डॉक्ट्रिन आया था हेंडरसन वर्सेस हेंडरसन केस में। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई हमारे पास सिंगल सूट फाइल हुआ है और उसके अंदर कई सारे मल्टीपल इश्यूज अराइज होते हैं ड्यूरिंग द लिटिगेशन प्रोसेस, तो उनको सेम सब्जेक्ट मैटर कंसिडर किया जाएगा और सिंगल सूट के थ्रू ही एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। और ये डॉक्ट्रिन जो है वो बार करती है री लिटिगेशन ऑफ द इश्यूज दैट कुड और शुड हैव बीन रेज्ड इन अ प्रायर प्रोसीडिंग्स। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा आपको इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डायबिटीज बायोबैंक। देखिए डायबिटीज, जिसको कॉमन लैंग्वेज में शुगर बोल दिया जाता है कि शुगर हो गई है जी। डायबिटीज बहुत ही खतरनाक और भयंकर बीमारी है, ठीक है। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या कहा, कंट्री का पहला डायबिटीज बायोबैंक जो है वो चेन्नई में बनाया जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास। सो डायबिटीज, जिसको हम डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हैं, होता क्या है कि जो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है इंसुलिन, ठीक है। तो कई बार बॉडी इंसुलिन बना नहीं पाती और कई बार उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती, ठीक है। सो हमारे पास ये इंसुलिन आता कहां से, पैनक्रियास से। पैनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन हार्मोन दैट रेगुलेट द ब्लड शुगर और द बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन भारत वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। इस समय पूरे विश्व के सबसे ज्यादा जो डायबिटीज के केसेस हैं वो इंडिया में है। और दिक्कत क्या होती है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए तो डायबिटीज धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करना शुरू कर देती है। दुख की बात यह है कि अभी तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं कोई निकाल पाया कि पैनक्रियास को कैसे ठीक किया जाए कि वो इंसुलिन को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। तो एक बहुत बड़ा इशू अभी भी ये वर्ल्ड वाइड बना हुआ है। एक चीज और याद रखेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया कॉल्ड रेज्ड ब्लड ग्लूकोज इज अ कॉमन इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। जब डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है तब यहां पर एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये टर्म जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास तुलसी गौड़ा पासिस हो गए। तुलसी गौड़ा जी की डेथ हो गई है। तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटलिस्ट और पद्मश्री अवार्डी, और शी इज नोन एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। इनको इंसाइक्लोपीडिया और ट्री गॉडेस के नाम से जाना जाता था बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट। इन्होंने 1 लाख से ज्यादा ट्रीज लगाए थे अक्रॉस कर्नाटक। तो तुलसी गौड़ा जो है वो कर्नाटक से थी और 1 लाख से ज्यादा ट्रीज इन्होंने लगाए थे। एनसाइक्लोपीडिया इनको फॉरेस्ट कहा जाता था और ट्री गॉडेस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ट्री कवर्स की अगर मैं बात करूं तो एरिया वाइज भारत के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा जंगल और पेड़, ठीक है। अब वो पेड़ सड़क किनारे भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश और थर्ड महाराष्ट्र। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज मतलब किस एरिया के अंदर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, सो ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का 91.33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। तो ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है जो पूछ लिए जा सकते हैं आपसे। ओके, डॉल्फिन टैगिंग इन असम। देखिए डॉल्फिन भारत के लिए बेहद खास है क्योंकि आपको पता होना चाहिए
गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो हमारे पास नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, एंड इट्स एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंडेमिक का मतलब कि ये भारतीय सब कॉन्टिनेंट में ही मिलेगी, ठीक है। इंडिया इज प्रेजेंटली 90% होल्ड द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन। तो इन डॉल्फिन की टैगिंग की जाएगी, इन पे टैग लगाया जाएगा ताकि इनकी मूवमेंट पे नजर रखी जा सके। सो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इसको टाइगर ऑफ गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये ब्लाइंड होती है और इको लोकेशन का यूज करती हैं, ठीक है। इको लोकेशन डिटरमिन द लोकेशन ऑब्जेक्ट्स यूजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड, और इसके लिए हम एक शब्द भी यूज कर लेते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म याद रखेंगे, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज कंसीडर करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। तो भारत में बन रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम, वर्ल्ड क्लास एक कल्चरल म्यूजियम बनेगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका नाम होगा युगे युगीन भारत म्यूजियम। और इसके लिए कौन सी कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है? फ्रांस। फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट जो है इस सब में इंडिया की हेल्प करेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर आपको याद हो, भारत ने कुछ समय पहले अपनी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, ठीक है, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी वो टाटा ग्रुप से रिकंस्ट्रक्ट कराई थी, क्योंकि जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, ठीक है, वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। अगर हम बात करें बच्चों प्रिसाइसली न्यू दिल्ली की, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने कोलकाता को, जब इंडिया को कैप्चर करना शुरू किया तो उन्होंने कोलकाता को अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। कोलकाता को उन्होंने अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। और फिर क्या होता है कि 1911 में, ठीक है, 1911 में हमारे पास दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है। तो न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो इनोग्रेशन हुआ, ऑल्दो वो हमारे पास लेटर स्टेज पे हुआ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता भी दूं कि अनाउंसमेंट जो थी 1911 में, जब हमारे पास दिल्ली दरबार लगा था, किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए थे, उस समय अनाउंस हो गया कि भाई दिल्ली कैपिटल बनेगी। लेकिन इनोग्रेशन जो न्यू दिल्ली की हुई, जब सारी बिल्डिंग्स वगैरह बन गई, तो दैट इज इन द ईयर 1931, ठीक है, वॉइस रॉय इरविन के टाइम पीरियड पे। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, जो आर्किटेक्ट थे, ब्रिटिश आर्किटेक्ट, उन्होंने न्यू दिल्ली को डिजाइन किया ज्यादातर बिल्डिंग्स को, जिसमें हमारी जो पुरानी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी शामिल है। एडविन लुटियंस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो भाई इनके नाम याद रख लेना, कई बार पेपर में सवाल पूछा जाता है। जैसे जो हमारा जो इंडिया गेट है, ठीक है, वो भी हमारे पास एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया है। ओके, पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो भी इन्होंने डिजाइन, जो ओल्ड पार्लियामेंट, मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ ओल्ड पार्लियामेंट। लेकिन अब ये बिल्डिंग्स देखो, आप सोच के देखो कितनी पुरानी हो गई थी, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स इनको कंप्लीट होने वाले थे। तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया, जहां पे इंडिया गेट को रीडिजाइन किया गया, साथ ही साथ पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई गई। अब जो न्यू दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक थे, ठीक है, जहां से डिफेंस का मेनली काम होता था, अब इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल म्यूजियम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रांस के ग्रैंड प्रोजेक्ट इनिशिएटिव के ऊपर बेस्ड होगा, याद रखेंगे, जहां पर हम जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको कल्चरल स्पेस में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास गोवा लिबरेशन डे। तो गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 19th ऑफ दिसंबर। इस दिन गोवा जो है आज़ाद हुआ था, किससे? पोर्टुगीज से। तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि पोर्टुगीज जो थे वो सबसे पहले भारत आए, ठीक है, 1498 में। आपको बता दूं, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत पहुंचा, ठीक है। वास्को डी गामा जो है सबसे पहले भारत पहुंचा और उसने एक तरह से इंडिया जाने का सबसे पहले समुद्री रास्ता खोजा, ठीक है, तो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। और ये हमारे पास ऑल दो जो था वो केरला के तट पे पहुंचा था, लेकिन आगे चलकर इनको गोवा बहुत पसंद आया, और 1510 में जो फ्रांसीसी एडमिरल, जो पोर्टुगीज एडमिरल थे अल्फांसो डी एल्बिक्यू, उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। ब्रिटिशर्स ने तो इंडिया को आज़ादी देने का फैसला किया, लेकिन पोर्टुगीज ने कहा नहीं, हम गोवा को नहीं छोड़ेंगे।
तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, जिसमें हमने दमन दीव और गोवा को पोर्टुगीज के चंगुल से छुड़ाया। तो इसीलिए 19 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है गोवा लिबरेशन डे। सो गोवा 1987 तक तो यूनियन टेरिटरी था, लेकिन बाद में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो गोवा जो है साल में 2 बार अपना इंडिपेंडेंस डे एक तरह से आप कह सकते हैं सेलिब्रेट करता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो गुजरात का जो मसाली विलेज है वो इंडिया का पहला बॉर्डर विलेज बना है जो अपनी 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है सोलर पावर के थ्रू। देखिए, सरकार ने कुछ समय पहले एक स्कीम शुरू की थी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कि आप अपने घरों पे सोलर पैनल लगाइए और गवर्नमेंट आपको वो पैनल प्रोवाइड करेगी। टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 300 मंथली यूनिट्स अप टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। ये हमारे पास गवर्नमेंट एक टारगेट लेकर चल रही। तो गुजरात एक्सपोनेंशियली यहाँ पर काम कर रहा है, और गुजरात इस समय सबसे ज्यादा 11.87 गीगावाट जो है वो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जो घरों की छतों पर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में गुजरात नंबर 1 है। और इंडिया में गुजरात का एक मोधेरा गांव है जो पहला सोलर पावर्ड विलेज बना था। अब यहाँ पर गुजरात का ये एक और मसाली विलेज है जो बॉर्डर के पास है, जो पहला बॉर्डर बेस्ड 100% इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर से जनरेट कर रहा है वो गांव बना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल। तो आपको पता होगा यूएन की एक अपनी जस्टिस काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई सारे एजेंडास को लेकर। सो यूनाइटेड नेशन की जो जस्टिस काउंसिल है उसमें इंडिया के एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोकर को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, और इनकी टर्म जो है वो 2028 में एंड होगी। सो यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल जो है वो हमारे पास जनरल असेंबली के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, याद रखना बच्चों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑल्सो नोन टू बी द वर्ल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये जिसकी हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, इसका काम क्या है? टू अंडरटेक द सर्च फॉर सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ जजेस फॉर यूनाइटेड नेशन डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एंड यूनाइटेड नेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्कर सोलर प्रोब। इसने बच्चों हमारे पास अभी नासा के जो पार्कर सोलर प्रोब, मैं कई बार बात कर चुका हूं इसके बारे में, इसने सोलर फ्लाई किया एट द पेरिहीलियन पॉइंट। पेरिहीलियन पॉइंट क्या होता है? देखिए, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, आपको पता होगा, लेकिन अर्थ जो है वो सन के जो चारों तरफ चक्कर लगाती है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती है। ठीक है, एंड सन इज नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर। मान लीजिए सन कुछ यहां है और अर्थ जो है वो इस तरह से चक्कर लगाती है। तो अब आप समझिए कि अर्थ की एक पोजीशन ये बनेगी, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक अर्थ की पोजीशन ये बनेगी, ठीक है, और एक अर्थ की पोजीशन ये बनेगी। तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ए पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ए पॉइंट है, ठीक है, ये पेरिहीलियन है, और ये जो बी पॉइंट है वो हमारे पास एपीहीलियन है। ठीक है, तो एपीहीलियन और पेरिहीलियन ये दो पॉइंट्स वो होते हैं, एक सन से नियरेस्ट, एक सन से फारदेस्ट। सो पेरिहीलियन रेफर टू द पॉइंट ऑफ द प्लैनेट एस्ट्रोनॉमिक विच इज क्लोजेस्ट। तो ये मैंने आपको बताया कि ए पॉइंट इज द क्लोजेस्ट, तो दैट इज नोन टू बी पेरिहीलियन, और बी पॉइंट एपीहीलियन। सो ऑल्सो ये हमारे पास पार्कर सोलर प्रोब 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मेकिंग द फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है सन को स्टडी करना। नासा ने अपने एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा है। और आपको मैं याद दिला दूं कि इंडिया का भी हमारे पास आदित्य L1 जो है वो मिशन ऑन गोइंग है टू स्टडी द सन। ठीक है, इसरो का मिशन ये भी ऑन गोइंग है। तो ये कुछ मिशन है सन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।